हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे हैं लाइट चैप्टर का। ऑप्टिक्स के अंदर ये चैप्टर आता है। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट के दो नेचर भी होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, और कई ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन करती है, और कई ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन करती है। तो इस दोनों में से कौन सा सही रूप है, इस पर बहुत थ्योरीज हैं, आप आगे पढ़ेंगे। बट आज हम लोग ऐसे छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइट का एक पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसको शेयर करते हैं। हम सब ने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रखा है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और उसके दो टाइप्स भी होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ऐसा ही एक स्फेरिकल मिरर है, और इस स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने कोटिंग कर दी है। क्या कर दिया है? इसके अंदर हमने कोटिंग कर दी है, पूरे मिरर को कोट कर दिया अंदर। पूरा था सिल्वर के लिए पैसा तो कर दिया पूरा कोट, क्या कौन मना करना है, कर दिया। ठीक, इस मिरर को ऐसा हमने सेट किया हुआ है कि इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है। कहां पर लाई कर रहा है? इसके ओरिजिन। और समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसा इसके ओरिजिन पे लाई कर रहा है। बहुत बढ़िया। हुआ क्या कि एक रे ऑफ लाइट यहां से चलते हुए आई। एक रे ऑफ लाइट जो है यहां से चलते हुए मिरर पे आके स्ट्राइक करती है, और मिरर पे स्ट्राइक करते ही जो है वो रे ऑफ लाइट 60 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्या कर जाती है? रे ऑफ लाइट 60 डिग्री के एंगल पे मिरर से टकराते ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि कोटिंग तो अंदर है सर, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। ओके, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। मैं इसको आर भी कह सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर मान लो या कोई डिजिट मान लो, डिजिट से क्या थोड़ा फ्रेंडली लगता है, फ्रेंडली, इसलिए डिजिट मान लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या है? रेडियस है, और 60 डिग्री पे इंसिडेंट लाइट आया और चला गया। सवाल मेरा ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया। तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सॉरी, दोबारा मैंने लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट यहां इंसिडेंस का, उसमें उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स और वाई। वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। बनता है बनाइए, बनवाइए, दोस्तों में बांटिए। बट इसका आंसर हम ट्राई कर, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा अभी, बट इसको अप्रोच देखो। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपको शायद थोड़ा अलग सा लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ा है, बट ये ऐसा क्वेश्चन है कि आई थिंक आराम से आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जहां मुश्किल हो गया मैं बताऊंगा आपको मुश्किल क्यों हुआ। चलिए, ये हो गया। तो क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट? देखिए, इसमें अगर यहां इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल तो होगा। यू नो वेरी वेल नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल एक लाइन होती है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, सॉरी, जिस सरफेस पे लाइट आ रही है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर वो कैसे बनेगा? तो आपको पता है कि किसी भी सर्कल पर अगर हम क्या करें, उसके सेंटर से उसको ज्वाइन कर दें, तो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो रेडियस होता है, और यहां पर जो टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट, वो आपको इसको 90 करवा देगा। तो ये हो गया इसका नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्रीज, और ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्रीज, है कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो ये अगर 30 है तो बड़े आसानी से इसको तो क्लास 6 के बच्चे बता देंगे लाइन्स एंड एंगल्स वाले, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल से 30 होगा। क्या कहते हैं? चलिए, अब मैं क्या करता हूं ना
यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस मिरर पर, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इस पूरे सेट को बाहर निकाल लेता हूं। तो इस पूरे सेट को बाहर निकालने के बाद मुझे कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा कि यहां पर ये पॉइंट है और ये लाइन ऐसी आई हुई है, और इस लाइन में ये वाला जो पार्ट है वो तो रेडियस ही है ना, तो इसको मैं क्या कहूंगा 5 सेंटीमीटर्स, और यहां से जो लाइन इस पे गिरा हुआ है इस तरीके से, और ये पॉइंट है जिसका हमें एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। आई मीन अगर मैं ये निकालूं कि ये कितना पीछे है लेफ्ट साइड में, तो ये इसका एक्स आ गया, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये दे देगा आपको, इस ट्रायंगल का ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है सर। अब देखिए इस ट्रायंगल का बेस आपको एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा और इसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपको वाई कोऑर्डिनेट दे देगा। सिंपल है, आंसर आ गया होगा तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो पूरा सुन लो, ऐसे मैच कर लो आंसर आपको आता है तो। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें चाहिए पहले इसका बेस, और बेस और हाइपोटेनस का बहुत ही अच्छा रिलेशन है cos थीटा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ cos 30। cos 30 क्या होता है b/h, एंड व्हाट इज cos 30? इट इज √3/2। बेस कितना है सर वो हमें निकालना है, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस? इट इज 5। तो यहाँ क्या देखेंगे आप 2b = 5√3, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 5/2 √3, सही है ना। तो ये हो गया आपका b यानी बेस यानी कि x कोऑर्डिनेट। तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5√3/2, ठीक है। वो लेकिन नेगेटिव में होगा, तो वो तो आप सोचते हैं कि नेगेटिव में है, दैट इज डिफरेंट पार्ट, ठीक है। चलिए अभी जरा इसके हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके y कोऑर्डिनेट की, ये कितना ऊपर भी है, तो दिस वी वांट टू फाइंड एंड लेट अस कॉल इट परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर। तो p और h का फिर से एक बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है, और वो क्या होता है? इट इज साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे इसमें बताइए? sin 30 = p/h, तो p/h यानी 5। आपको p चाहिए, व्हाट इज sin 30? 1/2 = p/5, तो इसे क्या आ गया 2p = 5, सो p विल बी हाउ मच 5/2, यानी कि ये हाइट कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर की। तो अगर मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए किसका x और y का, तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी x तो माइनस में, तो ये हो जाएगा -5√3/2, और ये हो जाएगा 5/2। ये आपका आंसर है। एक भी टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा इसमें यूज किया हो तो बताइए, सिंपल क्वेश्चन है और ये कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको समझने के बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन 11th क्लास जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा, या जो बच्चे थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं मुझे सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए, सर्कल का इक्वेशन हो x² + y² = a² होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है, तो जो बच्चे थोड़ा सा फाउंडेशन की तैयारी करते होंगे उनको आइडिया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट जो लोग नहीं करते वो ट्राई करने की कोशिश करें इसको समझने की। और जो बच्चे अगर 12th में जो इसको देख रहे हैं तो उनके लिए तो भाई ये तो एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको तो ये करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और छोटे क्लास वाले बच्चे थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं, या उनको अगर नहीं आता समझ में कि ये चीज कहाँ से आ गई, तो उनको उतना डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने पैराबोला एलिप्स अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि पैराबोलिक मिरर भी होता है, देयर एग्जिस्ट अ पैराबोलिक मिरर। तो ऐसा है कि एक पैराबोला है बना हुआ, या पैराबोलिक मिरर कह दीजिए उसको। एक मिनट थोड़ा मैं डायग्राम सही कर लूं। ठीक है, ये एक पैराबोलिक मिरर है, इस पर हमने क्या की, कोटिंग कर दिया अंदर की तरफ। कॉनकेव मिरर जैसा ही होता है, इसका हम यूज करते हैं स्फेरिकल एब्रेशन को खत्म करने के लिए। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है बताता हूं मैं आपको। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें जो भी रेज आती हैं वो फोकस से पास होती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इट इज वैलिड ओनली फॉर मार्जिनल, ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास से आती है ना, उनको पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। ये उसी के लिए वैलिड है। जो रेज ज्यादा ऊपर से आती हैं वो पहले पास हो जाती हैं इससे, एंड सच रेज आर नोन एज मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज के लिए रूल फॉलो नहीं होता, और इसीलिए कॉनकेव मिरर से बेटर यूज किया जाता है कौन सा,
पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स, पैराबोलिक मिरर्स का यूज करने से क्या होता है कि आपका जो ये जो स्फेरिकल एवरेशन था, इट इज अ मिस्टेक, वो मिस्टेक पैराबोलिक मिरर से सही हो जाती है। जस्ट अ बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ सीखना अच्छी बात है। चलिए, तो ये पैराबोलिक मिरर था। अब क्या हुआ, यहां से एक लाइट सीधे यहां पहुंची, लाइट रे, और यहां पहुंचते ही भाई साहब जो है वो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गए। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये रे पहुंचा और 90 डिग्री पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, ये जो पॉइंट जहां पे स्ट्राइक किया, ये पॉइंट है x, y। आपको फिर से निकालना है कोऑर्डिनेट। इस पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू 4x²। इसमें आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y लाते जाओ, जब प्लेस करोगे पैराबोला बनता है y इक्वल्स टू 4x² इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, अगर आप जूनियर क्लासेस में भी हैं, बट ठीक है कि मैंने बता दिया आपका सब होता है। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझते हैं इसको। हमें x, y का कोऑर्डिनेट निकालना, पहले आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहते हैं तो, और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये वाला एंगल क्या होगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, ये हम जानते हैं। यहां पर जो आप टेंजेंट बनाओगे, ये टेंजेंट, तो चूंकि यहां से 90 से ये 45 से ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। पैराबोला पर जो टेंजेंट बनता है, ये उसका स्लोप दे रहा है। क्या दे रहा है, स्लोप। तो यहां पर इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप आप पढ़ेंगे आगे जाके, स्लोप इज tan थीटा। एक्चुअली स्लोप इज p/b। p/b क्यों बोलते हैं कि y/x होता है, स्लोप इज y/x, तो p/b एंड p/b इज tan थीटा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, और यहां पर थीटा क्या, 45। तो आप स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इट इज tan 45 एंड द वैल्यू इज 1। tan 45 क्या, तो इसका ये मिल गया हमें, इसका स्लोप क्या होता है, 1 होता है। ओके, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y/x, या अगर इसको आप कैलकुलस से कंपेयर करेंगे तो इट इज dy/dx। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्या लिखा हुआ है, इसका y इक्वल्स टू 4x²। हम इसको चाहते हैं कि dy/dx टर्म्स में करें, तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये dy इज इक्वल्स टू, इट विल बी 8x dx। क्या हो जाएगा, ये 8x dx। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी मैं जो अभी अपनी कोचिंग पे, फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के कोचिंग पे 9th क्लास में, 10th क्लास में मैं IIT फाउंडेशन जो पढ़ाने जा रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ फिलहाल अभी, उसमें मैं 9th क्लास के बच्चे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जब वो अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता है ना, तो थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है। ये बहुत आसान काम है, इतना आसान काम है कि मतलब मैं आपको बहुत जल्दी में, मतलब आधे घंटे के लेक्चर में सिखा सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन अगर वो टूल्स आपके पास हैं और आप किसी अच्छे क्वेश्चन को पहले ही 9-10 में निपटा लेते तो मैं फिर से बोलूंगा कोई गलत बात नहीं, आपको आना चाहिए ये चीज। ऐसा नहीं आता तो बुरी बात है, बट आए तो अच्छी बात है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाए, हो जाएगा dy/dx, हमारा क्या आएगा, 8x आ गया। और इस dy/dx को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्लोप, है ना। तो ये dy/dx आपका स्लोप आ गया। तो अगर ये स्लोप है तो स्लोप मतलब 8x, और हमने स्लोप तो पहले में निकाला था 1 के बराबर, तो 8x क्या हो गया, 1 के बराबर। अगर 8x 1 है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/8। अच्छा, x आ गया 1/8, ठीक है जी। अब ये वैल्यू वहां पुट कर देंगे। जैसे ही आप y इक्वल टू 4x² में x की वैल्यू 1/8 पुट कर क्या हो जाएगा, वो 1/4 का 1/8 का स्क्वायर 1/64, और 4 से 64 कट गया क्या, 1/16। ओके, तो y हो गया 1/16, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, इट विल बी 1/8, 1/16। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इंसिडेंस जो वहां पर आ रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग एक और बस क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो मैंने अभी शेयर भी किया था बच्चों से कि भाई इसको एक बार ट्राई करो, और आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स कि कितने बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया है इसको, लेकिन उनसे अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है, बट जरूर आप ट्राई करें, आपसे बनेगा। और बिफोर दैट मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में टाइप्स तो बहुत है, वैरायटी, इसी पे आप कई क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने बताया आपको इसमें, है ना। इसमें आप एलिप्स का एलिप्टिकल मिरर ले लीजिए और भी कोई मिरर ले लीजिए,
तो आपको आंसर उसमें भी आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ थोड़ी देर में कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक हमारे पास मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। इस मिरर से ये मिरर का जो लंबाई है वो 2 मीटर का है। इस मिरर से थोड़े से नीचे डिस्टेंस पर, यानी कि 1 मीटर और नीचे अगर मैं आ जाऊं, इस मिरर से 1 मीटर और नीचे अगर मैं आ जाऊं, तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहां से 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 meters अवे फ्रॉम द मिरर। अब इसके थोड़े दूर बाद एक पॉइंट है, एक पाथ है, और वो पाथ यहां से 3 मीटर की दूरी पर है। यहां पर 3 मीटर की दूरी पर एक पाथ है, जिस पाथ पर एक ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रहा है। एन ऑब्जर्वर इज ट्रेवलिंग ऑन दिस पाथ। ये रहा आपका ऑब्जर्वर, चल रहा है इसके ऊपर, बढ़िया, ठीक। सवाल यह है कि क्या इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा? अगर दिखेगा तो ये ऑब्जर्वर 2 मीटर की पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जाते हुए कितनी देर तक इसके इमेज को देख पाएगा? ये ऑब्जर्वर 2 मीटर की स्पीड से जाते हुए कितनी देर तक इसके इमेज को देख पाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इसके इमेज को ट्रेस करना पड़ेगा कि इमेज बन कहां पे रहा है। तो रूल बड़ा आसान है, आप भी जानते हैं, प्लेन मिरर का नियम क्या है कि जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर मिरर से पीछे उसका इमेज बनता है। पहली बात, इमेज बनेगा नहीं बनेगा डाउट तो पहले ये होगा लोगों को। आप बताइए, अगर यहां पर कोई मिरर है और मैं यहां से उसको देख रहा हूं, तो क्या मेरा इमेज नहीं बनेगा? बनेगा। हो सकता है कि मैं उसको देख ना पाऊं, लेकिन आपका इमेज इसमें बनेगा, यहां पर बनेगा, जिसको देखने के लिए आपको यहां से अपनी निगाहों को रखनी पड़ेगी, तो आप उसको देख पाएंगे। हाँ, यहां से आप उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लो कि एक मिरर यहां पर रखा हो, यहां पर, और मैं, अरे हम सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं आईने में, कई बार डर भी जाते हैं। अपना चेहरा देखते हैं ना आईने में हम लोग जाके, ठीक है। अरे जो लोग बहुत अच्छे होंगे वो बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो अब मान लो कि ये मिरर है और मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर, तो यहां तक तो मुझे दिखाई देगा मैं हूं, अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। इसके बाद क्या होगा? मैं हूं ही नहीं, मैं दिख ही नहीं रहा। मैं यहां आ गया, ये मिरर का लेंथ है, मैं यहां पर हूं, दिखोगे नहीं। लेकिन क्या इमेज नहीं बनना? बन रहा है। उसको देखने के लिए सामने वाले को वहां पर जाना पड़ेगा। पहले समझिए इसको बोलते हैं कि हम लोग फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, FOV। अब देखो, तो खैर सीख लिया हमने, इमेज बनेगा, पहला शक दूर हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, यहां से इतनी ही दूरी पर यहां जाते हुए मैंने 2 मीटर की दूरी पर क्या बना ली? इमेज। ओके, अब देखो, यहां से पहला रे चलता हुआ यहां पहुंचेगा और यहां से ये भाई साहब ऐसे जाके यहां मिलेंगे। मतलब यहां अगर आदमी पहुंच गया ना, यहां पहुंच गया अगर, तो उसका
ये इमेज यहां उसको दिखता रहेगा अगर वो यहां पहुंच गया तो। दूसरा जो रे है यहां से वो यहां पहुंचेगा, और ये है, थोड़ा मैं इसको सही डालता हूं, ये मिरर थोड़ा ऊपर बन गया, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि डायग्राम सही से बन पाए और मैं आपको समझा पाऊं। राइट, ठीक है। तो दूसरा जो रे है वो यहां से ऐसा मिला ये, और ये कुछ जाके इसको यहां मिलेगा। राइट, सीधा बना लेंगे थोड़ा सा इसको, यहां मिलेगा। मतलब ये कि ये जो ऑब्जर्वर चल रहा है वो यहां से यहां तक ही उसको देख पाएगा सब साफ, उस ना इसके पहले उसको दिखेगा ना उसके बाद दिखेगा, उसको उसी में देख पाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो आपका कितनी देर तक इसको देख पाएंगे, कितनी देर तक इसको देख पाएंगे, उसका आंसर क्या होगा बताइए। तो उसका आंसर होगा जब तक आप इस रेंज में हैं तब तक आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, कुछ सोच सकते हैं, कुछ रूल्स हैं आपके पास, कुछ ट्राई कर सकते हैं, सोचिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं ना। एक बात बताइए, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर है? आपका जवाब होगा हाँ। और जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, 1/2 विल बी इक्वल टू x/3 2 2 दैट इज 7, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू x/7, यानी x की वैल्यू हो गई 7/2 यानी 3.5। अच्छा सर, ये इतना आसान था क्या? बिल्कुल हाँ, एक चीज मैंने गलत बनाई, इसका लाइन टेढ़ा है सर, ये ऊपर जाएगा है ना, तो वो देख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलिए आगे देखिए, फिर से ये और ये फिर से ये और ये क्या सिमिलर है? बिल्कुल, अरे दोनों हाथ से सिमिलर है, दोनों हाथ सिमिलर है। अगर सिमिलर हुए तो आप रिलेशन क्या निकालेंगे, ये अपॉन ये, यानी कि 3/2 इज इक्वल्स टू y/7, यानी y कितना हो गया 10.5। अच्छा, ये y 10.5 और ये x 3.5, यानी कि सुनो आंसर आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स ओनली। अरे माइनस तो कर पाओगे ना, अगर ये डिस्टेंस मात्र 7 मीटर है और ये 2 की स्पीड से चल रहा है तो क्या टाइम हमारा 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5 मीटर 3.5 सेकेंड्स तक ही वो उसको देख पाएगा। कितना कम समय है जी उनको देखने के लिए, है ना। कोई होंगे यहाँ पर जिनको हम सिर्फ 3.5 सेकेंड तक देख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको आप सीख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चे के लिए भी है, बिल्कुल है 10th क्लास के बच्चे के लिए, क्योंकि वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो यही वो लेवल है जो आपको थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेवल जाके आप इसको टच कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और ऐसा क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो ये बोर्ड वाले क्वेश्चन तो ऐसे हवा में उड़ेंगे आपके सामने, है कि नहीं है समझ में। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे कई क्वेश्चंस हम अपने फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के जो क्लासेस हैं वहां पर हम ऐसा करने वाले हैं और ऐसा करते भी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।